बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की लास्ट टाइप यानी मेटालिक सॉलिड को डिस्कस करने जा रहे हैं। मेटालिक सॉलिड की डेफिनेशन देखेंगे, फिर उसके बाद हम मेटालिक बॉन्ड की थ्योरीज़ को, एक थ्योरी स्पेशली हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी उसे कहते हैं। फिर उसके बाद हम मेटालिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं जो मेटल्स शो करती हैं। तो मेटालिक सॉलिड्स होते क्या हैं, इनको हम डिफ़ाइन कैसे करते हैं। हम कहते हैं सॉलिड्स इन विच मेटल एटम्स आर हेल्ड बाय मेटालिक बॉन्ड। अब मेटल्स के अंदर स्पेशल टाइप का बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को हम मेटालिक बॉन्ड ही कहते हैं। इससे पीछे हमने आयनिक बॉन्ड पढ़ा, आयनिक सॉलिड्स में कोवलेंट बॉन्ड पढ़ा, कोवलेंट सॉलिड्स में। फिर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स में हमने बात की कि वहाँ पे होता है वैन डर वाल्स फोर्सेस होती हैं। लेकिन मेटालिक सॉलिड्स के अंदर जो मेटल के एटम के दरमियान बॉन्ड होता है वो उसको हम मेटालिक बॉन्ड ही कहते हैं। तो ऐसे सॉलिड जिसमें मेटल एटम आपस में मेटालिक बॉन्ड के थ्रू जुड़े होते हैं, ऐसे सॉलिड्स को हम मेटालिक सॉलिड्स कहते हैं। अब ये मेटालिक बॉन्ड बनता कैसे है, इसको समझाने के लिए डिफरेंट थ्योरीज़ प्रपोज की गई। उसमें इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी है, उसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी आती है, उसमें मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है। लेकिन जो थ्योरी मेटल्स की ज़्यादातर प्रॉपर्टीज़ को एक्सप्लेन करती है वो है इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी भी इसे कहते हैं। तो इसी को हम एक्सप्लेन करेंगे। ये थ्योरी 1923 में प्रपोज की थी ड्रूड ने, और इसे मज़ीद एक्सटेंड किया लॉरेन ने। इसमें फर्दर जो इम्प्रूवमेंट्स हैं वो लॉरेन ने की। अब ये थ्योरी क्या कहती है, बहुत ही सिंपल सी इसकी है स्टेटमेंट। ये थ्योरी ये कहती है कि जब कोई भी मेटालिक बॉन्ड बनता है, मेटल के एटम आपस में मिलकर मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं, तो तमाम मेटल के एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन मतलब जो उसके आउटर शेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं। जिस तरह सोडियम है, सोडियम के आउटर शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो तमाम सोडियम के एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। मैग्नीशियम अगर बॉन्ड बना रही है मेटालिक बॉन्ड, तो मैग्नीशियम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो तमाम एटम अपने 2-2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। एल्यूमिनियम 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो तीनों वैलेंस इलेक्ट्रॉन तमाम एटम्स के लूज़ हो जाएंगे। बॉन्ड बनाते वक्त, मेटालिक बॉन्ड बनते वक्त जो मेटल एटम होते हैं वो तमाम के तमाम मेटल एटम अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देते हैं। लेट अस सपोज सोडियम है हमारे पास। सोडियम, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होती है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। ये इसका वैलेंस शेल है 3s1, जिसमें एक इलेक्ट्रॉन है, एटॉमिक नंबर इसका 11 होता है। तो जितने भी सोडियम के एटम आपस में मिलकर सॉलिड बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं, तमाम के तमाम सोडियम के एटम अपना इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन को लूज़ कर देंगे अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। फॉर एग्जांपल, अगर 9 सोडियम के एटम आपस में कंबाइन हो रहे हैं, तो वो 9 के 9 एटम अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देंगे। वो जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे वो कहीं पे जाएंगे नहीं, कहीं पे भागेंगे नहीं। इस थ्योरी के मुताबिक वो वहीं पे एक जगह पे जमा हो जाएंगे। जिस जगह पे वो जमा होंगे उसे हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस या इलेक्ट्रॉन पूल भी कह देते हैं कि इलेक्ट्रॉन की एक गैस ही बन गई है, इलेक्ट्रॉन का एक पूल बन गया। ज़ाहिर बात है, जब सोडियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी तो लूज़ करने के बाद इस पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे। तो सपोज मैंने आपको बताया कि 9 सोडियम के एटम्स हैं। जब 9 के 9 एटम्स अपना इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे तो उनके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ये 5, 6, 7, 8 और 9, ये 9 पॉजिटिव आयंस बन जाएंगे सोडियम के जब ये अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करेंगे। और ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे रहेंगे इन पॉजिटिव आयंस के दरमियान। इन पॉजिटिव आयंस को
जोड़ के रखेंगे, जो पॉजिटिव आयन आपस में हेल्ड हुए हैं, जो जुड़े हुए हैं, वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जुड़े हुए हैं, जो इलेक्ट्रॉन इन्होंने लूज़ किए हैं। ये इलेक्ट्रॉन एक जगह पे जमा हो गए, इन्होंने इलेक्ट्रॉन की गैस या इलेक्ट्रॉन का पूल बनाया। इसी इलेक्ट्रॉन के पूल में या इसी इलेक्ट्रॉन की गैस में ये जो पॉजिटिव आयन्स होंगे ये खुद को एट डेफिनेट पोजिशंस अरेंज कर लेंगे। तो इस तरह से मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी एंड इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। अब इसमें एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम के साथ अटैच नहीं है। इलेक्ट्रॉन्स नॉट लोकलाइज्ड, यानी ये अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स नहीं है। इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स मतलब ये पूरी क्रिस्टल के अंदर, पूरी लेटस के अंदर ये इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, हरकत कर सकते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, लेकिन इन आयंस की, पॉजिटिव आयंस की पोजीशन फिक्स है। इलेक्ट्रॉन्स मूव कर सकते हैं, इनको हम डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं, लेकिन ये जो पॉजिटिव आयंस हैं इनकी पोजीशन फिक्स है, ये अपनी पोजीशन के ऊपर वाइब्रेट करते रहते हैं। तो इन इलेक्ट्रॉन्स को हम कहते हैं डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स। और इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टी है, जैसे थर्मल कंडक्शन हो गई, इलेक्ट्रिकल कंडक्शन हो गई, या इसके अलावा लस्ट्रस सरफेस हो गई, वो इन्हीं फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से होती है और इन्हीं की मदद से हम उन प्रॉपर्टीज़ को भी एक्सप्लेन करते हैं। तो इस थ्योरी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी या इलेक्ट्रॉन पूल थ्योरी। दोबारा से फिर मैं एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ। इस थ्योरी के मुताबिक जितने भी मेटल एटम्स बॉन्ड बना रहे होते हैं, वो तमाम मेटल एटम्स अपना वैलेंस इलेक्ट्रॉन लूज़ करते हैं। वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक जगह पे जमा हो जाते हैं। उस जिस जगह पे जमा होते हैं उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन गैस या इलेक्ट्रॉन पूल कह देते हैं। और जो पॉजिटिव आयंस बनते हैं, वो पॉजिटिव आयन इन इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान खुद को हेल्ड कर लेते हैं, खुद को जोड़ लेते हैं। तो इस तरीके से मेटेलिक बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। अब अगर हम मेटेलिक सॉलिड की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो चंद एक बहुत अहम प्रॉपर्टीज़ हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। पहले नंबर पे प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रिकल कंडक्शन। इलेक्ट्रिकल कंडक्शन, जैसा कि हमें पता है कि मेटल्स जो होती हैं वो बिजली की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, उनमें करंट जो है वो बहुत आसानी से गुजर जाता है। किस वजह से गुजर जाता है? इन डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से या फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। मेटल के अंदर ढेरों सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो इजीली थोड़ी सी एनर्जी मिलने पर मूव करना शुरू कर देते हैं। इवन एट रूम टेम्परेचर अगर इनको कोई डायरेक्शन मिल जाए तो ये उस डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। चूँकि मेटल के अंदर ढेरों सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं तो इसलिए मेटल्स जो होती हैं ये बिजली की बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं। जब किसी भी मेटल के पीस को हम कनेक्ट करते हैं बैटरी के साथ, बैटरी के हमें पता है दो पोल्स होते हैं, एक नेगेटिव पोल होता है और दूसरा बैटरी का पॉजिटिव पोल होता है। जब हम किसी भी मेटल के पीस को कनेक्ट करते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद है मेटल के पीस में, और फ्री इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ इसमें क्या मौजूद होते हैं? पॉजिटिव आयंस जो अपनी पोजीशन के ऊपर फिक्स होते हैं। वो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इस तरह से ये पॉजिटिव आयंस हैं। तो जैसे ही हम बैटरी के साथ कनेक्ट करेंगे, बैटरी क्या करेगी? इसको एनर्जी, इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। बैटरी का यही काम होता है कि इसने एनर्जी प्रोवाइड करनी है, ये इलेक्ट्रॉन को पुश देना है। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन को पुश देगी, ये इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन से फ़ौरन भागना शुरू कर देंगे, इस डायरेक्शन की तरफ। सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और जब सर्किट कंप्लीट हो जाता है तो हम कहते हैं कि करंट फ्लो करना शुरू हो गया। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से जैसे इन इलेक्ट्रॉन्स को थोड़ा सा पुश मिलता है मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये भागना शुरू कर देते हैं, मूव करना शुरू कर देते हैं। सर्किट कंप्लीट होता है तो करंट गुजरना शुरू कर देता है। इसलिए मेटल्स जो होती हैं वो बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं करंट की। अब इसमें एक बात और कि टेम्परेचर बढ़ाने से कंडक्टिविटी जो है वो डिक्रीज़ होती है। जो मेटल्स होती हैं, अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इनकी कंडक्टिविटी जो है, जो कंडक्शन पावर है वो क्या हो जाती है? डिक्रीज़।
एक्चुअली मैंने आपको बताया कि जो आयंस होते हैं ये अपनी पोजीशन के ऊपर ऑसिलेट करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। जब हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो इनकी ऑसिलेशंस बढ़ जाती हैं, ये ज़्यादा वाइब्रेट करना शुरू कर देते हैं। जब इनकी ऑसिलेशंस बढ़ेंगी तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट में हिंड्रेंस क्रिएट करते हैं। जितना आसानी से इलेक्ट्रॉन पास ऑन होगा, आसानी से गुजरेगा, उतनी ही कंडक्शन बेटर होगी, बेहतर होगी। लेकिन अगर इन इलेक्ट्रॉन्स के गुजरने में हिंड्रेंस आएगी, रुकावट आएगी, तो कंडक्शन डिक्रीज़ होती जाएगी। इसीलिए जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं ऑसिलेशंस बढ़ जाती हैं, एटम्स की वाइब्रेशंस बढ़ जाती हैं, इन आयंस की या एटम्स की। जब ऑसिलेशंस बढ़ेंगी, वाइब्रेशंस बढ़ेंगी, तो इलेक्ट्रॉन को गुजरने में मुश्किल होगी, इलेक्ट्रॉन के फ्लो में जो है हिंड्रेंस आएगी। जब हिंड्रेंस आएगी तो हम कहते हैं कि कंडक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज़। तो जितना टेम्परेचर बढ़ाते जाओगे मेटल्स के लिए, इनकी जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज़ होती जाएगी। दूसरा, मेटल्स हीट की भी बहुत अच्छी कंडक्टर होती हैं, हीट को भी बहुत अच्छा कंडक्ट करती हैं। हमें पता है कि अगर हम मेटल के किसी एक सिरे को गर्म करना शुरू करें तो कुछ देर बाद जो हीट है वो दूसरे सिरे तक भी ट्रांसफ़र हो जाती है। इसको हम कहते हैं थर्मल कंडक्शन। इसको क्या कहा जाता है? थर्मल कंडक्शन। और थर्मल कंडक्शन की रीज़न भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं। जैसे ही हम मेटल के एक सिरे को गर्म करते हैं, सपोज इस सिरे को हमने गर्म करना शुरू किया, तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है वो उस एनर्जी को पकड़ेंगे, इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी। जब इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज़ होगी, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो ये भागेंगे आगे की तरफ। जब आगे की तरफ भागेंगे तो ये इन आयंस के साथ भी टकराएंगे और इन इलेक्ट्रॉन्स के साथ भी टकराएंगे। और ये हमें पढ़ा हुआ है कि हीट की ट्रांसफ़र का रूल क्या है? हीट ऑलवेज ट्रांसफ़र फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी। अब इन इलेक्ट्रॉन्स का टेम्परेचर ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है। जैसे ही ये टकराएंगे, ये अपनी काइनेटिक एनर्जी को शिफ्ट करते जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी का मतलब टेम्परेचर को शिफ्ट करते जाएंगे। तो जैसे ये शिफ्ट करेंगे, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, ये इलेक्ट्रॉन आगे जाके स्ट्राइक करेगा, काइनेटिक एनर्जी को शिफ्ट करेगा, इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी का बढ़ने का मतलब है कि एटम्स की जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज़ हो रहा है। तो आहिस्ता आहिस्ता जब ये अपनी काइनेटिक एनर्जी शिफ्ट करते रहेंगे तो टेम्परेचर शिफ्ट होता रहेगा इस डायरेक्शन में, और कुछ देर के बाद ये वाला हिस्सा भी हमें गर्म महसूस होना शुरू हो जाएगा। तो जो थर्मल कंडक्शन होती है वो भी किस वजह से होती है? इन फ्री इलेक्ट्रॉन्स या डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि ये काइनेटिक एनर्जी या टेम्परेचर को लेके भागते हैं और आगे शिफ्ट करते जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी, मेटल की जो सरफेस होती है, फ्रेशली कट अगर मेटल हो तो उसकी जो सरफेस होती है वो लस्ट्रस होती है, लस्ट्रस सरफेस। यानी मेटल की जो सरफेस होती है वो हमें चमकदार नज़र आती है। जब हम किसी भी मेटल को फ्रेशली कट करते हैं उसी को हम लस्ट्रस सरफेस कहते हैं। लस्ट्रस सरफेस मेटल की जो शाइनी सरफेस होती है, जो हमें चमकदार सतह नज़र आती है, उसी को हम लस्ट्रस सरफेस कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा भी इन इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से होता है। ये एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन क्या होती है वो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। जैसे ही लाइट आके फॉल करती है मेटल के ऊपर, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस लाइट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। एब्जॉर्ब करने के बाद ये एक्साइट होते हैं। एक्साइट होने का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का लोअर एनर्जी से जाना हायर एनर्जी में। ये इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी में पड़ा हुआ है, लोअर एनर्जी। ये हीट को, लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के बाद ये कहाँ पे चला जाएगा? हाई एनर्जी ऑर्बिटल में या हाई एनर्जी शेल में। इसको एक्साइटेशन कहते हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन ने जब वापस आना है फ्रॉम हाई एनर्जी शेल टू लो एनर्जी शेल, तो इसने उसी एनर्जी को एमिट करना है इन द फॉर्म ऑफ लाइट। ये इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा तो ये उसी एनर्जी को एमिट करेगा, किस फॉर्म में? लाइट की फॉर्म में। और वो लाइट हमें मेटल की सरफेस से रिफ्लेक्ट होती हुई नज़र आती है। हमें ऐसा लगता है कि मेटल की जो सरफेस है वो लाइट को रिफ्लेक्ट कर रही है, हमें शाइनी सरफेस नज़र आती है। तो जो शाइनी सरफेस, लस्ट्रस सरफेस होती है, वो किस वजह से होती है? इन इलेक्ट्रॉन्स की एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन की वजह से। लाइट एनर्जी एब्जॉर्ब करके इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाते हैं,
फिर जब वो डी एक्साइट होते हैं, लोअर एनर्जी में वापस आते हैं, तो उसी एनर्जी को वो खारिज करते हैं इन द फॉर्म ऑफ लाइट। इसीलिए हमें मेटल की सरफेस लस्ट्रस नज़र आती है, शाइनी नज़र आती है। और लास्ट में अगर हम फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करें तो मेटल्स जो होती हैं वो मेलेबल होती हैं और डिक्टाइल होती हैं, मेलेबल एंड डिक्टाइल। आयनिक बॉन्ड में हमने पढ़ा था कि आयनिक बॉन्ड, आयनिक सॉलिड्स के ऊपर अगर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो वो फ़ौरन ब्रेक हो जाते हैं, ब्रिटल होते हैं। सेम आयंस एक दूसरे के आमने सामने आएंगे तो वहाँ से रिपल्शन होगी, ब्रेक हो जाएगा आयनिक सॉलिड, इसको ब्रिटलनेस कहते हैं। लेकिन जो मेटल्स होती हैं इनके अंदर ऐसा कोई फिनोमिना नहीं होता, क्योंकि ये जो आयंस होते हैं, जो एटम्स होते हैं, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आपस में जुड़े हुए होते हैं। तो जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं ये लेयर्स स्लिप ओवर करती हैं, लेकिन इनमें कोई रिपल्शन नहीं होती, ये आपस में जुड़ी रहती हैं। फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स अप्लाई करने के बाद इनको हम बारीक चादरों के अंदर भी कन्वर्ट कर सकते हैं मेटल्स को, या इनकी मदद से लंबी लंबी तारें भी बनाई जा सकती हैं, क्योंकि मेटेलिक बॉन्ड जो है वो फोर्स अप्लाई करने पर ब्रेक नहीं होता, बल्कि ये लेयर्स जो है एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं, मूव करती रहती हैं लेकिन एक दूसरे के साथ अटैच रहती हैं। तो मेलेबल का मतलब होता है कि मेटल्स के ऊपर फोर्स अप्लाई करके हम इनको शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, ब्रेक ब्रेक इनकी शीट्स, जिस तरह हम आयरन की शीट्स जो है वो यूज़ करते हैं, या इनसे हम वायर्स बना सकते हैं, वायर्स जिस तरह कॉपर की वायर्स इस्तेमाल की जाती हैं। क्यों ऐसा होता है वो मैंने आपको बता दिया कि मेटेलिक बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं होता, क्योंकि ये ब्रिटल नहीं होता। जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो लेयर स्लिप ज़रूर करती हैं लेकिन बॉन्ड ब्रेक नहीं होता, क्योंकि इलेक्ट्रॉन दरमियान में मौजूद होते हैं, वो लेयर्स को आपस में जोड़े रखते हैं। तो यही कुछ बातें थी मेटेलिक बॉन्ड के बारे में। मेटेलिक बॉन्ड क्या होता है, कैसे बनता है, मेटल्स की बेसिक प्रॉपर्टीज़ कौन कौन सी हैं। उम्मीद है कि आपको ये अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियोस हेल्पफुल लगती हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, उनको बताएं ताकि वो भी यहाँ से हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।